हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बाल विकास की। बाल विकास के मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का, जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके 15 में से कितना स्कोर बना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है। जन्म से 5 वर्ष है, जन्म 6 से 11 वर्ष है, या 11 वर्ष और उससे अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा है मध्य बाल्यावस्था की जो एज है वो क्या कितनी होती है। मध्य अगर अवस्थाओं की बात करें तो शेषावस्था है जो उसकी एज कितनी है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। शेषावस्था कितनी है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से लेकर के 6 वर्ष या 2 से 5 वर्ष तक। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से लेकर के 11 वर्ष तक की जो एज समय है वो कौन सा है, मध्य बाल्यावस्था। और किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष तक क्या होती है, किशोरावस्था। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मध्य बाल्यावस्था की एज क्या है, तो मध्य बाल्यावस्था की एज क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 6 से 11 वर्ष। क्या हो जाएगी, 6 से 11 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना बना 15 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। बच्ची कितनी है, 5 साल की है। 5 साल की जो बच्ची है किस अवस्था में आएगी, किस में आएगी, 5 साल की बच्ची 2 से लेकर के 6 तक की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था। तो जो बच्ची है वो किस में आएगी, पूर्व बाल्यावस्था की एज है उसकी 2 से 6 वर्ष के बीच में। तो 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। ऑप्शन देखते हैं, संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना या घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, या प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण करना, या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल। जो 5 साल की बच्ची है वो क्या कर सकती है। देखिए, जो पहला ऑप्शन है संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, ये क्षमता कब आती है, किशोरावस्था में। कब आती है, किशोरावस्था में। जीन पियाजे के अनुसार जो संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना है, यह अवस्था कब आती है, किशोरावस्था में। और घटनाओं के वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना, यह भी कब आती है बालक में, जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में आती है। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, यह अवस्था कब आती है, यह क्षमता उत्तर बाल्यावस्था में आ जाती है। जो अमूर्त प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण है ये कब आता है, बच्चा में उत्तर बाल्यावस्था में आ जाती है। जो 5 साल का बच्चा है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष का है, इस अवस्था में बालक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर और प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देता है। जो 5 साल का बच्चा है 2 से 6 वर्ष का, पूर्व बाल्यावस्था होती है जो, उसमें क्या करता है बच्चा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देता है। प्रतीकात्मक खेल क्या होते हैं वो देखिए, इस अवस्था में जो बालक है अपने संज्ञान का निर्माण संकेतों और प्रतीकों द्वारा करता है। जो इस अवस्था का बालक होता है वो अपने संज्ञान का, अपने ज्ञान का निर्माण किससे करता है, प्रतीकों और संकेतों के द्वारा। जैसे साबुन की बट्टी बच्चे ने ली, साबुन की बट्टी ली, अब वो साबुन की बट्टी को मोबाइल बना लेता है। क्या बना लेता है, मोबाइल फ़ोन बना लेता है। कान में लगा करके बात करने लगता है, हेलो, कहीं पापा से बात करने लगेगा, कहीं किसी से बात करने लगेगा। तो कान की बट्टी को अपने साबुन की बट्टी को किस में लगा लेता है, अपने कान में लगा लेता है। साबुन की बट्टी को क्या बना लेता है, मोबाइल फ़ोन बना लेता है। साबुन की बट्टी वास्तविकता में फ़ोन नहीं है, उसने उसको प्रतीक मान लिया है फ़ोन जैसा। तो ठीक है, जैसे माचिस की डब्बी है, अब माचिस की डब्बी जो है उसको दीवार पर चलाएगा बच्चा। क्या करेगा, माचिस की डब्बी को दीवार पे चलाएगा, पी 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 ऐसे गाड़ी चलाता है बच्चा, दीवार पे चलाएगा। अब है माचिस की डब्बी, वास्तविकता में वो गाड़ी नहीं है, लेकिन क्या है, माचिस की डब्बी, उसने माचिस की डब्बी को ही क्या बना लिया है, गाड़ी बना लिया है, और उस पर दीवार पे पी करके चलाया जा रहा है। तो बच्चा उसको प्रतीक मान करके वो खेलना शुरू कर देता है।
सूचकों के जरिए अपने अपने चिंतन को करता है, क्या करता है, सूचकों के जरिए अपने चिंतन को करने लगता है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, प्रतीकात्मक खेल की। ठीक है, जो बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उसकी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन या परिवार। तो बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार होता है वो क्या होता है, परिवार। प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है, परिवार। और सामाजिकरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किसमें, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा प्राथमिक सामाजिकरण और दूसरा होता है द्वितीय सामाजिक, एक होता है प्राथमिक सामाजिकरण और दूसरा होता है द्वितीय सामाजिकरण। क्या होता है, द्वितीय सामाजिकरण। अब प्राथमिक सामाजिकरण में कौन सी जगह आ जाती है, परिवार, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, वो क्या आ जाता है हमारा प्राथमिक सामाजिकरण। और द्वितीय सामाजिकरण में आ जाते हैं जैसे चर्च हो गया, ठीक है, विद्यालय हो गया, चर्च, विद्यालय, पत्रिकाएं, मीडिया, किताबें, ये सब क्या हो गई, ये सब क्या हो गए, द्वितीय सामाजिकरण। तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, परिवार है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है, तो प्राथमिक सामाजिकरण के लिए क्या जिम्मेदार है, परिवार। और स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के माध्यम, ये तीनों क्या हो गए, द्वितीय सामाजिकरण हो गए। क्या हो गए, द्वितीय सामाजिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है। बच्चा क्या कर रहा है कि अपने स्कीमा, किसी नए अनुभव, बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को क्या कर रहा है, रूपांतरित कर रहा है। क्या कर रहा है, स्कीमा को रूपांतरित कर रहा है। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा पहले समझो, ज्ञान का संगठित समूह जो लंबे समय तक याददाश्त में एकत्रित होता है। जैसे आपके दिमाग में किसी भी वस्तु को लेकर जो भी सूचनाएं हैं वो क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। आपके दिमाग में जो भी सूचनाएं एकत्रित हैं वो सब क्या है, स्कीमा। जैसे कोई फोल्डर है, ये कोई फोल्डर है, अब इसमें सूचनाएं आई इकट्ठी होती गई, सूचनाएं आई इकट्ठी होती गई, सूचनाएं आई इकट्ठी हो गई, ये क्या बन गया, एक स्कीमा बन गया। क्या बन गया, स्कीमा। जब भी किसी वस्तु के बारे में जो ज्ञान हमारे दिमाग में आता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा। ठीक है, नई सूचनाएं आती रहती हैं और स्कीमा जो क्या है आपका बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है। स्कीमा आपका बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो कुछ स्कीमा की बात आपने समझ ली। तो स्कीमा को बच्चा क्या करता है, रूपांतरित और संशोधित करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसात्करण कहलाती है, एसिमिलेशन या समायोजन, संरक्षण या केंद्रीकरण। ठीक है, क्या कहलाती है प्रक्रिया। तो जब बच्चा क्या कर, पहला ऑप्शन है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण की बात करें तो बच्चा क्या करता है, इसमें पुराना ज्ञान, नई समस्या, जो बच्चे को पहले से पता है, पुराना ज्ञान, उसको जो चीज़ पहले से पता है और उसके सामने कोई नई समस्या आ गई, ठीक है, नई समस्या, पुराना ज्ञान, नई समस्या। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या करता है, बच्चा जोड़ लेता है। बालक के सामने यदि कोई नई समस्या आए तो उसके समाधान के लिए वह पूर्व की जो विद्यमान स्कीमा है कब उसका प्रयोग करके समस्या का समाधान कर लेता है। उसके दिमाग में जो पुरानी नॉलेज है उसके द्वारा वो क्या करता है, अपनी समस्या को समाधान कर लेता है। ठीक है, अपनी समस्या को क्या कर लेता है, समाधान कर लेता है। ये तो हो गई आपकी आत्मसात्करण। अब बात है समायोजन की। समायोजन क्या होता है, पूर्व ज्ञान को संशोधित करते हुए, पूर्व ज्ञान जो उसके पहले का ज्ञान है स्कीमा में उसको क्या कर देता है, वो संशोधित कर लेता है, बदल लेता है, उसमें नई जानकारी तथा अनुभवों का समायोजन क्या कर लेता है। जैसे उसने पहले 4 को
4 पैरों वाला क्या देखा, एक काले कलर का कुत्ता देखा। एक कुत्ता देखा उसने, उसके 4 पैर हैं और वो कैसा है, काले कलर का है, ठीक है। उसके कुत्ता देखा, उसने मम्मी से पूछा ये क्या है, तो उसकी मम्मी ने बता दिया कि इसके 4 पैर हैं, काला कलर का है, ये क्या है, कुत्ता है। तो उसको कुत्ता की एक छवि उसके दिमाग में बन गई कि हाँ ये काले कलर का होता है और इसके 4 पैर होते हैं, भौं भौं करता है, ये कुत्ता है, ठीक है। अब जब उसने बिल्ली को देखा, उसके भी 4 पैर हैं, वो भी काली है, तो उसने मम्मी से पूछा कि मम्मी, उसने अपने दिमाग में क्या बना लिया कि ये भी कुत्ता है। उसने मम्मी से पूछा मम्मी ये क्या है, वो तो म्याऊं म्याऊं कर रही, तो उसने मम्मी ने क्या बोला कि कुत्ता भौं भौं करता है, ये म्याऊं म्याऊं कर रही है, क्या है, बिल्ली है। तो उसने क्या किया कि अपने स्कीमा को बदल लिया, रूपांतरित कर लिया, संशोधन कर लिया। अब उसने कुत्ता और बिल्ली में फर्क पता चल गया कि कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो कुत्ता और बिल्ली में उसने फर्क कर लिया कि कुत्ता कौन सा है, बिल्ली कौन सी है। तो उसने क्या किया कि अपनी स्कीमा को क्या कर लिया, संशोधित कर लिया, अपडेट कर लिया। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, समायोजन। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, समायोजन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली जीन प्याजे के अफसा क्या करती है, एक आलू के चिप्स को दिखाती है और कहती है तितली। आलू के चिप्स को दिखाते हुए क्या कहती है, तितली है। जीन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था में आता है। जीन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का जो प्रतीकात्मक विचार है ये किस अवस्था में आता है। पहला है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे की अवस्थाओं की बात करें तो जो अवस्थाएं हैं प्याजे की, संवेदी चालक अवस्था कितने से 0 से लेकर के 2 वर्ष तक रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 वर्ष तक ऊपर होती है, 11 वर्ष से ऊपर होती है। तो प्रतीकात्मक चिंतन जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कब होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अभी बताया था आपको, बच्चा माचिस की डिब्बी को लेकर के गाड़ी, माचिस की डिब्बी को क्या करता है, गाड़ी बना लेता है, उसको दीवार पे पी 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 करके चलाता घूमता है। और कभी कभी वो बच्चा क्या करता है, चप्पल को मोबाइल फ़ोन बना लेता है, चप्पल को कान में लगा करके बातें करने लगता है, मोबाइल फ़ोन बना लेता है। तो वास्तविकता में मोबाइल फ़ोन है नहीं है, वास्तविकता में माचिस की डब्बी उसकी वो गाड़ी नहीं है, लेकिन उसको प्रतीक मान करके उसको मान लेता है कि हाँ ये गाड़ी है। तो जो ये खेल खेलना स्टार्ट कर इस अवस्था में, यही अप्सरा क्या कर रही है, आलू के चिप्स को क्या बता रही है, तितली बता रही है। तो ये क्या कर रही है, प्रतीकात्मक विचार है इसका, क्या है, एक प्रतीकात्मक। उसने आलू के चिप्स को क्या मान लिया है, तितली मान लिया है। तो ये विचार किस अवस्था में आ जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कब आ जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो उसमें पूछा है कि किन कारकों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, संस्कृति को, भाषा को, या स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव को, या उद्दीपन प्रक्रिया के संबंधों का निर्माण। जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो किसकी बात करते हैं, समाज, भाषा, संस्कृति। लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, समाज, भाषा, संस्कृति। जो स्कीमा है ये किसने दिया, जीन प्याजे ने। स्कीमा की बात कौन करते हैं, जीन प्याजे। तो ठीक है, आप जो लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, संस्कृति और भाषा। क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, संस्कृति और भाषा। तो फर्स्ट और सेकेंड राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा आपका ए, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। जो लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है, पुरस्कार और सजा पर, या वेदन तथा प्रत्यास्मरण पर, या सहकर्मी अंतःक्रिया और पाठ पर, या समरूप को तथा कलन विधि का प्रयोग। लेव वाइगोत्स्की जो है समाजशास्त्री सिद्धांत अधिगम किस पर बल देते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं।
जो पुरस्कार और सजा है, पहला ऑप्शन है पुरस्कार और सजा। इस दंड और पुरस्कार की बात किसने की है? B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने किसने की है? B.F. स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में। किसमें की है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में किसने की है? B.F. स्किनर ने। इन्होंने बताया कि पुरस्कार और सजा की बात जो की है वो B.F. स्किनर ने की है। इन्होंने बताया कि बच्चे को दंड और पुरस्कार के माध्यम से सिखाएं। किसके? दंड और पुरस्कार के माध्यम से सिखाने की बात किसने की है? B.F. स्किनर ने। ठीक है, B.F. स्किनर ने। जो पाठ क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होती है। पाठ क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होती है। तो सहकर्मी तथा अंत्यक्रिया और पाठ, ये बात किसने? ये लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो लेव वाइगोत्स्की है वो किस पर बल देते हैं? सहकर्मी अंतःक्रिया और पाठ पर। किस पर देते हैं? सहकर्मी अंतःक्रिया और पाठ पर। जो उसका सहकर्मी मतलब पीयर ग्रुप है, जो उसका समूह के साथी है, पीयर ग्रुप है, और जो इसको फोल्डिंग है, इस पर बल देते हैं। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक, जो बाल केंद्रित कक्षा कक्षक है, चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लास है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, या अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, या बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका निभाता है। शिक्षक की चाइल्ड सेंटर्ड जो कक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? क्वेश्चन में ये पूछा है। तो क्या उसकी शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है? ये ऑप्शन गलत है। शिक्षक की भूमिका होनी, एक निष्क्रिय भूमिका होती है। निष्क्रिय भूमिका क्यों होगी चाइल्ड सेंटर्ड में? अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, ना तो उसकी तानाशाह की भूमिका होगी। तो जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो क्या है? सी है। पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। उस तरह की पहचान करनी है जहाँ आपको जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उनका नैतिक विकास का सिद्धांत है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। पहला ऑप्शन है आदर्श पारंपरिकता की समझ को, या फिर सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नियम महत्वपूर्ण है, या फिर मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, या विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। जो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए और अवस्थाएं कितनी बताई? 6। 3 स्तर बताए, 6 अवस्थाओं को बताया। जो इनकी 5वीं अवस्था है, कौन सी 5वीं अवस्था? सामाजिक अनुबंधन विधि समस्त अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध विधि समस्त विन्यास। इसमें कानूनों और नियमों को बदला जा सकता है। इसमें क्या बताया है कि कानूनों और नियमों को बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कानूनों और नियमों को बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर सकते हैं? इसमें हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि बताई है वो कितनी बताई है? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 8 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की बताई है? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि 8 प्रकार की। एक पहली है भाषाई की बुद्धि, द्वितीय तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी है संगीतक बुद्धि, चौथी है शारीरिक गतिक बुद्धि, 5वीं है पारस्परिक बुद्धि, 6वीं है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और 7वीं है स्थानिक बुद्धि, 8वीं है प्राकृतिक बुद्धि। तो जो हार्वर्ड गार्डनर ने उन्होंने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 8 प्रकार की बुद्धि बताई है।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं, जो व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं वो किस बुद्धि में आएंगे और अपने प्रतीकों का परिवर्तन का समस्या का समाधान कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि। क्या है? स्थानिक बुद्धि। दूसरा सृजनात्मक, तीसरा तार्किक गणितीय, चौथा प्रकृतिवादी। जो स्थानिक बुद्धि की बात करें हम, जो स्थानिक बुद्धि है ये व्यक्ति का होती है स्थानिक दृश्य के चित्र बनाते। क्या करते हैं? जैसे किसी स्थान पर गए, उस स्थान का दृश्य का, उस स्थान के दृश्य का चित्र बनाते। क्या बनाते? चित्र बनाते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अमूर्त विचार के साथ साथ प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या का समाधान कर लेते। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सृजनात्मक, क्वेश्चन में अगला क्या है? सृजनात्मक। क्या है? सृजनात्मक। कहाँ गया? सी है तार्किक गणितीय। क्या? तार्किक गणितीय। तार्किक गणितीय में क्या होता है? जिस बुद्धि में अमूर्त तर्क, आलोचनात्मक चिंतन और संख्याओं को हल करने में अच्छे होते हैं, ये व्यक्ति क्या होते हैं? या अमूर्त चिंतन कर लेते हैं। जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन कर लेते हैं और अपनी समस्याओं को समाधान प्रतीकों परिवर्तन द्वारा अच्छे से कर लेते हैं। संख्याओं को हल करने में अच्छे होते हैं, चिंतन कर लेते हैं। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तार्किक गणितीय। अब सारी बुद्धियों की बात करें, आठ प्रकार की बुद्धि की बात करें, जो भाषायिक बुद्धि है ये व्यक्ति होते हैं, भाषायिक बुद्धि वाले ये व्यक्ति भाषा का उपयोग करने में अच्छे होते हैं। ये व्यक्ति का होते हैं कि भाषा का उपयोग करने में अच्छे होते हैं, अच्छी भाषा बोल लेते हैं। और जो तार्किक गणितीय की बात कर लिए, जो संगीतिक बुद्धि होती है, ये व्यक्ति संगीत लिखने और बोलने की लय, संगीत लिखने और बोलने की जो लय है उसको ध्वनियों का उपयोग करने की क्षमता अच्छी होती है। संगीत लिखने और बोलने में जो उनकी लय है, ध्वनियों का उपयोग करने में अच्छी क्षमता होती है। संगीत के प्रति ये व्यक्ति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि की बात करें, ये व्यक्ति नर्तक और खिलाड़ी होते हैं। जो शारीरिक गतिक बुद्धि होते हैं ये व्यक्ति कैसे होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। कैसे होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। पारस्परिक, अगली कौन सी है? पारस्परिक बुद्धि। स्वयं को समझने और किसी के विचारों, भावनाओं, संवेगों, उद्देश्यों को जानने की क्षमता से है। ये व्यक्ति क्या है कि स्वयं को समझते हैं, समझने और किसी के विचारों, भावना, संवेगों, उद्देश्यों को जानने की इन लोगों में क्या होती है? क्षमता होती है। नेक्स्ट है अंतराव्यक्तित्व बुद्धि। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? दूसरों की भावनाओं, दृष्टिकोण को जल्दी समझ आते हैं। ये व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को, उनके दृष्टिकोण को समझ लेते हैं। स्थानिक बुद्धि की बात करें तो ये व्यक्ति, स्थानिक बुद्धि की ये व्यक्ति क्या करते हैं? अभी बताया था आपको, ये किसी भी स्थान का क्या दृश्य चित्र बनाते हैं। क्या करते हैं? दृश्य चित्र बनाते हैं। प्राकृतिक बुद्धि क्या होती है? ये व्यक्ति क्या होते हैं? प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे जैव विविधता, वनस्पतियाँ, जीव, पर्यावरण के प्रति कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। ये हो गई हमारी बुद्धियों के बारे में बात, 8 प्रकार की जो हार्वर्ड गार्डन ने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस के रूप में देखा जाना चाहिए? अधिकांश जो कक्षाएं हैं वो कैसी हैं? भारत में बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? एक संसाधन की, या एक बोझ, या एक समस्या, या एक बाधा। तो शिक्षक को जो बहुभाषी कक्षाएं हैं वो कैसे रूप में देखनी चाहिए? एक संसाधन के रूप में देखनी चाहिए। कैसे? ना तो वो एक बोझ होंगी, ना एक समस्या होंगी, ना बाधा होंगी। जो और भी बच्चे हैं उनको वो जो भाषाएं हैं उनको सीखने के क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे। दूसरी भाषाओं को सीख सकेंगे। बहुभाषी कक्षा होगी, कई तरह की वो भाषाओं को बच्चा सीख पाएगा। तो कई तरह की भाषा सीखने के अवसर मिलेंगे। तो बहुभाषी जो कक्षाएं वो किसका काम करेंगी? एक संसाधन के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह उदाहरण है लैंगिक रूढ़िवादिता का, या लैंगिक पहचान का, या लैंगिक स्थिरता का, या लैंगिक समानता का।
जो ये उदाहरण है, लड़का ये कार्य करेंगे, लड़कियां दूसरा कार्य करेंगी, लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां इंग्लिश में अच्छी होती हैं। ये क्या है? एक लैंगिक रूढ़िवादिता है, लैंगिक असमानता है। क्या है? एक लैंगिक असमानता है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। लड़का लड़कियों के साथ भेदभाव है। क्या लड़कियां रोटी बनाती हैं, घर का काम करती हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं। ये सब क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता है। ठीक है, लैंगिक असमानता है। तो ये जो लड़का है वो क्या कर रहे हैं? फर्नीचर उठाने का कार्य कर रहे हैं, और जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं? कक्षा को साफ सुथरा कर रही है। तो उनके कार्यों को क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। तो ये सब क्या है? एक लैंगिक रूढ़िवादिता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लैंगिक रूढ़िवादिता। लड़के लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? समान व्यवहार करना चाहिए। सभी छात्रों को बिना भेदभाव के समान बराबर अवसर देना चाहिए, बिना भेदभाव के। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और समान अवसर देने चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी जिनमें अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार ADHD है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में है? उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। लिखित पद को समझना, या किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, या स्थितियों का अवबोधन और समझना, और या पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। जो ADHD वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, अपना क्या करते हैं? अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये क्या होता है? एक प्रकार का मानसिक विकार है। कैसा है? एक प्रकार का मानसिक विकार है। क्या है? एक प्रकार का मानसिक विकार है। अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते, अपने ध्यान को नियंत्रण नहीं कर पाते ऐसे व्यक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। कोई भी कार्य उन्हें दिया तो वो लंबे समय तक जारी रखते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते। ये क्या है? एक मानसिक विकार होता है, ADHD। ठीक है, तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाइयाँ होती हैं, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? जो विद्यार्थी उन्हें पठन के क्षेत्र में क्या होती है? कठिनाइयाँ होती हैं, पठन के क्षेत्र में अधिगम में कठिनाई होती हैं, उन्हें सफल समावेशन के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन है बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, या भाषा विषयों में उचित छूट, या विद्यार्थियों के लिए दंड बराबर का उपयोग, या विद्यार्थियों को स्थायी पृथक्करण करना। देखो, पहली बात तो है जो लास्ट वाला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को स्थायी पृथक्करण करना। विद्यार्थियों को, बच्चे को कभी भी अलग अलग नहीं करना है। उसको पृथक्करण का मतलब अलग अलग कर देना, उसको पृथक नहीं करना है। उसको सबके साथ बैठकर पढ़ना है। समावेशन कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा सब एक साथ पढ़ें, किसी बच्चे को अलग नहीं कहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दंड का बराबर उपयोग, दंड की तो बात ही नहीं होनी चाहिए कक्षा में। भाषा विषयों में उचित छूट, बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा। जो आपको उचित आंसर छाड़ना है वह विद्यार्थी जिन्हें पठन के क्षेत्र में क्या हो रहा है? पढ़ने के क्षेत्र में कठिनाई होती है, तो क्या करेंगे? उसके भाषा विषयों में उचित छूट देंगे। क्या करेंगे? भाषा विषयों में उचित छूट देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, यह विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, या विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाएं। अधिगम कब प्रभावी होगा बताइएगा? जब बच्चा अपने लक्ष्यों को क्या करेगा? स्वयं निर्धारित करेगा। अधिगम तभी तो प्रभावित होगा जब बच्चा क्या करेगा? अपने लक्ष्यों को अपने लक्ष्य को क्या करेगा? स्वयं निर्धारित करेगा। स्वयं जब आप उसको विद्यार्थी को उसको स्वयं अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के अवसर देंगे, तभी तो जो अधिगम उसके सीखने की प्रक्रिया है तभी तो अच्छी होगी, तभी तो प्रभावी होगी नहीं ना तो बाहरी प्रेरकों द्वारा, ना प्रतिस्पर्धा को द्वारा होगी, ना फिर शिक्षक के द्वारा जो लक्ष्य तैयार किए जाएंगे उसके द्वारा। क्या होगा कि बच्चे, राइट आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के लक्ष्य को
स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने के क्या देने चाहिए, उचित अवसर देने चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।